नहीं की थी, नहीं अब सर। की है। ओके सॉरी। अच्छा, वो दिखा रहे हैं, हाँ वो दिखा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाह रहा था जो मैंने बाकी लोगों से भी पूछी थी। मुझे नहीं चाहिए, हाँ बंद कर दो। चाय पी ली, ठीक थी, चलो फिर मुझे बता के जाना, देखना। फिर हम ये भी देख लेते हैं कि ये खिड़की ठीक करानी है कि नहीं। ठीक है सर। बाकी तो करो ना तुम। हाँ अच्छा जी, हाँ तो मैं अगले ग्रुप से, ग्रुप 2 से मैंने उनको 2 ऑप्शंस दी थी, वही 2 ऑप्शंस मैं आपको भी देना चाह रहा हूँ। जी सर। बाकी लोग सुन रहे हैं या तैयबा आप सुन रही हैं? जी सर, मैं सुन रही हूँ। तो कौन सी ऑप्शंस दी थी मैंने, बताएं जरा। सर वो अबाउट वेक्टर नहीं नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तैयबा बताएं ना, तैयबा। हाँ आपको भी दी थी ऑफर्स? सर बाकी लीव कर गए थे उसको। अच्छा अच्छा, हाँ तैयबा क्या ऑफर्स दी थी, आपको याद है? नहीं सर, मैं भी लीव कर गई थी। अगर अच्छा आपने हाँ, ये लास्ट टाइम मैं पे आपको दी बता थी। देता हूँ कि अब हमारा ये हफ्ता जो है, आज ये खत्म कर देंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ओके। आप ये देखें कि 4 घंटे के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस में, हमने आपको, हमारी पूरी कोशिश थी कि आप चालू हो जाएं, और आप में से अक्सर चालू हो गए, ऐसा ठीक है ना? जी सर। तो वहाँ कॉलेजेस और स्कूल्स में और लम्स में और पता नहीं कहाँ कहाँ वो महीने लगा देते हैं, और उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन, खासतौर पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करते करते मुसीबत आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा जो कि मैं समझ पा रही हूँ वो इसलिए होता है कि जैसे आप हमें मतलब पुश करते हैं कि आप थिंक करें इस चीज़ पे, तो वहाँ पे ये है कि सोचने के लिए हमें कहा नहीं जाता बच्चों को। वो डायरेक्ट ये कहा जाता है कि इसको यहाँ उसे उठाएं, यहाँ पुट करें, और ये चीज़ आपके पास आपको हासिल हो ये जाएगी। आप तो सिर्फ मेरी जब तारीफ नहीं, नहीं मेरी सर, तारीफ के अलावा कुछ है इसमें, मेरी तारीफ के अलावा भी कुछ इसमें छुपा हुआ है, और वो क्या है? वो सर बच्चों का थॉट प्रोसेस है, वो मतलब उस पर काम करते हैं, मतलब सोचते हैं, चीज़ों को वैसे देखते हैं। अब आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि एमआईटी के लेक्चर्स भी हमारे पास हैं, खान एकेडमी के लेक्चर्स भी हैं, मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं। जी नहीं हूं ना? नहीं। हेलो कौन? हेलो। हाँ वो इरमान से मेरी बात हुई थी। हम्म। इरमान से मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे मेरी मीटिंग खत्म होती है तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो कह रहे थे 6 सवा 6 तक तो मैं घर पहुँच ही जाऊँगा। हाँ तो ठीक, मैं अंकल को फोन कर ठीक है, 6:30 तक। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, तो देखें जी, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ। हाँ, तो आप ये कहें कि जी आप सुपरमैन हैं, बाकी और सारी दुनिया में जाहिल लोग बैठे हुए हैं, तो अगर मैं बहुत ही बेवकूफ़ होऊंगा तो फिर तो मैं खुश होऊंगा, अगर मैं अक्लमंद होऊंगा तो फिर मैं मुस्कुरा दूंगा। तो इसमें कुछ और भी है, और वो क्या चीज है वो आपको पता होना चाहिए, अब तक पता चल गया होना चाहिए। नवीद, क्या चीज है वो? सर प्रैक्टिकल काम। प्रैक्टिकल काम तो यार वो वहां पर और लोग नहीं करा सकते प्रैक्टिकल काम। सर नहीं करवाते ना, ग्राफिकल अप्रोच करवाते ही नहीं है, यार हमने तुम ग्राफ। ये कहना चाह रही हो कि सारी दुनिया के टीचर जो हैं वो पागल हैं, सिर्फ डॉक्टर अशरफ इकबाल जो हैं वो बड़े सुपर हैं? नहीं सर, मैं पूरी दुनिया की तो बात नहीं कर सकती, लेकिन जो अभी तक नहीं मुझे मैं मिले हैं वो। नहीं, लेकिन मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं ना। जिस तरह हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस या डिफरेंशियल कैलकुलस, इसी तरह सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया है, मैंने वहाँ क्लासेस अटेंड की हैं, अमेरिका में, जर्मनी में, मुख्तलिफ और जगहों पर, मुझे पता है। यहाँ से बैठ के अब तो आप एमआईटी की क्लासें अटेंड कर सकती हैं। वो मैं एल्गोरिथम्स का एक कोर्स देख रहा था एमआईटी का,
चूंकि एल्गोरिथम्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जो मेरी किताब मैंने आपको भेजी थी ग्राफ एल्गोरिथम्स पे, जो वो पहली किताब थी जो मैंने लिखी थी, तो उसका मैं कोर्स देख रहा था। वो जिस तरह से वो प्रोफेसर पढ़ा रहा था, बोर्ड पे लिखता जा रहा था, पीछे देख ही नहीं रहा था। अच्छा, एक दफा उसने पीछे मुड़ के क्लास की तरफ देखा और कहने लगा कि आज तो सिर्फ लगता है टीचिंग असिस्टेंट ही बैठे हुए हैं, कोई स्टूडेंट ही नहीं है। आउट ऑफ 100 एक भी स्टूडेंट नहीं था क्लास में। तो अब आप मुझे ये खुश करने की, खुशामद करने की कोशिश ना करें। मैं इमरान खान नहीं हूं जो खुशामद से खुश हो जाऊं कि आप बड़े सुपर आदमी हैं। ये सर अगर वो किसी खुशामद से की खुश होते हैं? है जी, बेगमात तो आमतौर पे खुशामद से खुश हो जाती हैं, हाँ, चाहे उनकी अच्छा। झूठी खुशामद की जाए। लेकिन मुझे तो अपनी औकात का पता है ना, ये नवीद अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, तो नवीद वो क्या खास बात है जिसकी वजह से हम 2 सेशंस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस को काफी हद तक समझने और सॉल्व करने और फॉर्मुलेट करने के काबिल हो गए हैं? सर मेरे ख्याल में एक तो ये चीज है कि ये एक तो वो मैं जो हूं। बेसिक सर ऑब्वियसली सर वो तो एक डेफिनेट एलिमेंट है, आपके तो बगैर ये मुमकिन ही नहीं। हाँ लेकिन जो जी, मेरे इस प्रोसीजर नहीं दुनिया में जब भी लेकिन ये जो जब भी प्रोसीजर सारी जब भी सारी यूनिवर्सिटियों से आई हैव दी गिनीज रिकॉर्ड में मेरा नाम आना चाहिए। अगर मैं उनको लिख दूं तो मेरा वो नाम डाल देंगे कि वाहिद प्रोफेसर दुनिया का जो 12 यूनिवर्सिटियों से निकाला गया है। सर ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। तो और डेफिनेटली मतलब आपके पढ़ाने का अंदाज तो है, लेकिन जो मेथड है उसकी खूबी जो आपने डेवलप किया है वो ये है मेरे ख्याल में कि नंबर 1 कि वो जिस मेथड से वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हमने किया है, वही चीज़ यूज़ हो रही है अगले सॉल्यूशन में, तो इस वजह से वो हमें एक चीज़ कंस्ट्रक्ट होती हुई नज़र आती है और डिस्कनेक्ट नज़र नहीं आता। और उसके अंदर मतलब और दूसरा ये कि जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो हम खुद उसको डिराइव कर पाए हैं उस मेथड को, जैसे कि इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई की है, तो वो डिराइव करने का एक-एक स्टेप सामने है और वो बिल्कुल समझ आ रहा है क्योंकि हम पीछे वही सेम बिल्डिंग ब्लॉक जो कि स्लोप है उसको यूज़ कर रहे हैं। एक ही बिल्डिंग ब्लॉक को हम हर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ एक चीज हो रहा है वो। नवीद, आप एक चीज को भूल गए, आपने 2 चीजें बता दी। सबसे ऊपर होना चाहिए था जियोजेब्रा। डेफिनिटली सर, टेक्नोलॉजी, जियोजेब्रा। जियोजेब्रा ने हमें ये तौफीक दी है कि मैं अपनी पेडागोजी, इसको कहते हैं वैसे बाय द वे ये मैं टर्म आपको बता देता हूँ, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा। इट इज़ खास तौर पे जो टीचर बनना चाहते हैं उनको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। मैं इट इज़ TPCK, मैं चैट में भी लिख देता हूँ TPCK, TPCK। और ये TPCK जो है ये इनोवेशन है 90s की। अच्छा, टी किससे बनता है? टेक्नोलॉजिकल। हाँ, जी, जी। पी किससे बनता है? पेडागोजिकल। टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल, कंटेंट, सी कंटेंट से बनता है। और नॉलेज के से बनता है। और आगे डी भी है, डिजाइन। वो आमतौर पे डिजाइन नहीं लिखा जाता, तो TPC के डिजाइन, टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल, कंटेंट, डिजाइन। तो मतलब कहने का इसमें क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें, जैसे जियोजेब्रा है, जैसे आपका मोबाइल फोन है या एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करें। और उसके ऊपर आप जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है
सॉफ्टवेयर भी टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, हार्डवेयर भी टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। लेटेस्ट हार्डवेयर एंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दोनों को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके साथ मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल के साथ साथ आपने ये भी साथ देखना है कि जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से पेडागोजी बनाएं। फिर देखें, मैंने जो पेडागोजी बनाई है वो अपने जियोजेब्रा के हिसाब से बनाई है सारी। वो ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड की टेक्नोलॉजी थी वो भी एक टेक्नोलॉजी थी ना, चौक और ब्लैक बोर्ड। हाँ जी बिल्कुल। उसके उसके हिसाब से नहीं बनाई। ये जो लेक्चर खड़े होके देना शुरू कर देते हैं मल्टीमीडिया के ऊपर या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके नशर करना शुरू कर देते हैं, ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है। मतलब उसका पार्शल, बहुत ही पार्शल इस्तेमाल है। आप बिल्कुल उसकी इंटरेक्टिविटी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। यहां आपने देखा कि जरा सी भी वेव फॉर्म जो है वो खराब होती है तो आपकी नजरें पहचान लेती हैं कि यहां पर सिमेट्री खराब हो गई है। देखा है ना आपने? एग्जैक्टली तो ऐसे ही। ये फौरन आपको फीडबैक देता है। तो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी और उसकी बेसिस पर कंटेंट नॉलेज डिजाइन करना पड़ता है। अच्छा, इस वक्त अमेरिका में जो सबसे महंगा जॉब है वो ये करते हैं कि ये काम जो कंपनीज कर रही हैं वो एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट रख लेते हैं, एक पेडागोजी का एक्सपर्ट रख लेते हैं, एक मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट रख लेते हैं, एक टीचर रख लेते हैं। ठीक है। हम्म। अब वो टेक्नोलॉजी वाला कहता है, मैथमेटिक्स का टीचर कहता है मैंने इस तरह पढ़ाना है, वो वही ब्लैक बोर्ड वाली टेक्नोलॉजी वाला हिसाब किताब। अच्छा, तो उसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उसको सही। पेडागोजी का नहीं पता। अच्छा, जो पेडागोजी वाला है उसको मैथमेटिक्स का नहीं पता, तो उनकी ओके। आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकती। तो मैंने जो खास काम किया, अगर मुझे कोई क्रेडिट जाता है तो मैंने कोई खास काम अगर किया 60 years के बाद, when I was 60 years old, when I was ousted from LUMS, and it was a very disgraceful ousting, या यूं कहना चाहिए किकिंग आउट ऑफ लम्स। तो उस वक्त मैंने ये किया कि मैंने नए सिरे से पेडागोजी भी पढ़नी शुरू की और टेक्नोलॉजी की एडवांसेस भी पढ़नी शुरू की। मैथमेटिक्स भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ ही होता है ना, वो इतना तो जाहिल नहीं होता इसमें। अगरचे बहुत मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत मेरी कमियां थीं, लूप होल्स थे, लेकिन उसके बावजूद मैथ्स में मैंने बहुत नई नॉलेज हासिल की, लेकिन वो निस्बतन आसान थी। जो पेडागोजी की किताबें थीं वो तो बिल्कुल एजुकेशन से बिलोंग करती थी ना, वो सारी मुझे पढ़नी पड़ी। टेक्नोलॉजी का मैं खुद ही बंदा, मैं चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं, तो टेक्नोलॉजी का तो मुझे पता ही था। तो मैं फिर ये 3 in 1 बन गया कि टेक्नोलॉजी भी मेरे पास आ गई, पेडागोजी में भी मैंने महारत हासिल करने की कोशिश कर ली, चलें इस तरह कह देते हैं, और मैथमेटिक्स की नॉलेज भी मैंने हासिल करने की कोशिश की और अभी भी हासिल कर रहा हूं। तो जो राइट कॉम्बिनेशन है पेडागोजी का, टेक्नोलॉजी का और कंटेंट, जो मैथमेटिक्स का कंटेंट है, अगर फिजिक्स का कोई हम चीज कर रहे होते तो उसके लिए पेडागोजी और टेक्नोलॉजी बदल जाती। बिल्कुल सो द ऐसे ही है। right combination of pedagogy and technology and content design। हमारे एक दोस्त हैं जो प्रोफेसर थे आगा खान यूनिवर्सिटी में, ही वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने मेरी वर्कशॉप भी अटेंड की मैथमेटिक्स की, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी और पेडागोजी के तो पीएचडी थे अमेरिका से, लेकिन मैथमेटिक्स उनको नहीं आता था, तो वो ओके। मैथमेटिक्स जानना चाहते थे। अच्छा, अब वो बड़े यूजफुल बंदे बन गए, तो मैंने उनसे कहा जी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस, हाँ वो इनके एजुकेशन एडवाइजर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। हाँ जी,
और उनको कोई 30-40 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही होगी, इसलिए कि किसी अमेरिकन कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ है और उन्होंने एक पाकिस्तानी को पकड़ के बजाय इसके कि गोरे को भेजें, उसकी सिक्योरिटी के मसले 1000 आ जाते हैं, उसके खर्चे 1000 आ जाते हैं सिक्योरिटी के ही सिर्फ। तो इससे अच्छा उनको पाकिस्तानी को लगा दिया और वो 30-40 लाख रुपए लगा रहे हैं। मैं उनसे बात करता रहता हूँ, वो बेचारे बड़े बड़े रिस्पेक्ट से मुझसे बात करते हैं। ही इज ऑन ए वेरी हाई पोजीशन, मगर वो ये कहते हैं कि मैंने सर मार लिया, अपना पूरा सर मार लिया कि जियो जबरा को इंट्रोड्यूस कर दो। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं बस नौकरी करता हूँ। कहने लगा जी मैं आपकी तरह रिजाइन करके और उनको 2 जूते मार के तो आ नहीं सकता था, इसलिए कि उसका भी कोई फायदा नहीं। मतलब अमेरिका में भी यही हालात है? अमेरिका में भी यही हालात है, बिल्कुल बिल्कुल यही हालात है। मैं आपको बताया नहीं था, मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग प्रोफेसर बन के गया है। वो बताता है कि जो सूरत हाल है स्टूडेंट्स की, वो एफसी कॉलेज से भी बदतर है। और जो टीचर्स हैं वो जो चाहें करें, पढ़ाएं ना पढ़ाएं, क्विज़ेस लें या ना लें, रिजल्ट टाइम पे उसका अनाउंस करें, बच्चों को फीडबैक दें या ना दें, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको पता नहीं है अमेरिका के हालात का। अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो वाकई टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अमेरिका की जो मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज है ना जी, या जो C+ कैटेगरी या B कैटेगरी की, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। हमारी जो तलागंग और ये मंडी बहाउद्दीन की जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो उनसे बहुत बेहतर हैं। ये जो हमने हवा बनाया, हाँ हार्वर्ड और MIT और कार्नेगी मेलन और कैलटेक, उनका कोई मुकाबला नहीं है। वहां तो बाहर सारी दुनिया से टॉप के स्टूडेंट्स आते हैं ना। तो ये बात लंबी हो गई। मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस 4 घंटे में 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर ली हैं। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं और मैं आपके सामने वो दोनों रास्ते रखना चाह रहा हूँ। हम दोनों रास्तों पर मुकम्मल तौर पर नहीं चल सकते। एक रास्ते पे चलेंगे तो दूसरा रास्ता जो है उसको थोड़ा सा हमें ब्रीफ करना पड़ेगा। दूसरे रास्ते पे चलेंगे तो फिर पहले रास्ते को ब्रीफ करना पड़ेगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से वाले को ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हैं और कौन से वाले को लेस डिटेल में करना चाहते हैं। आज तारीख हो गई है 20। हमारी ये वर्कशॉप 15 दिसंबर, मैं वीक देख लेता हूँ कौन सा है, 3 महीने की वर्कशॉप थी ना, ये हमारी सबसे लंबी वर्कशॉप थी। ये हमारा, हाँ जी, 16 तारीख को जुम्मा है, सैटरडे को 17 को संडे सैटरडे है, तो आपकी तो थर्सडे 15 पे ख़त्म हो जाएगी, दिसंबर की 15 को ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास मुश्किल से 2 महीने बनते हैं, जिसमें 1 महीना हम लगाएंगे इस चीज़ के ऊपर कि वो जो ज़्यादा डिटेल से करनी है चीज़, और 2 हफ्ते हम लगाएंगे उस चीज़ पर जो हमने कम डिटेल। अच्छा, अब चॉइसेस क्या हैं? चॉइसेस मैं आपको बता देता हूँ, और दोनों बड़ी मज़ेदार चॉइसेस हैं। ऐसी मज़ेदार चॉइसेस हैं कि आपकी रात की नींदें उड़ जाएंगी। और ये जो कुछ अब हम कर रहे हैं, ये आपको इस तरीके से ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं या PhD के जो कोर्सेज हैं मैथमेटिक्स के, जो पाकिस्तान में या अमेरिका में ऑफर होते हैं, वहां भी इस तरह से नहीं कराए जाते। तो अब आप खुद ही सोच लें कि कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं ये सारी। अच्छा, मैं आपको बता दूं फिर। पहली चॉइस तो ये है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमने अभी स्केलर क्वांटिटीज की है, ठीक है ना नवीद? जी सर। हम वेक्टर क्वांटिटीज की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करें, ठीक है?
अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फर्ज करें कि एक एस्टेरॉयड जो है वो डिटेक्ट होता है टेलीस्कोप्स के जरिए से कि वो जमीन की तरफ आ रहा है और वो 20 साल के बाद जमीन के पास से गुजरेगा। अब उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, करंट एक्सेलरेशन, करंट वेलोसिटी और करंट डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, और ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है ना? हाँ, तैयबा आप सुन रही हैं? जी सर। लेकिन तो सर अब मुझे, हमें, मैं हाँ जी हमेशा बोले। इसमें कंफ्यूज रही हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्या होती हैं? बहुत अच्छा किया आपने, आप में इतनी हिम्मत है कि अगर मैं कहूँ कि वो एस्टेरॉयड जो है वो इतनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो आ रहा है का क्या मतलब है? आ रहा है का क्या मतलब है? मतलब फर्ज वो अभी करें मैं आपको कहूं कि वो अभी आ रहा है। 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब वो आ रहा है, अभी मुझसे दूर है लेकिन इस तरफ आ रहा है, यानी कि इस वो। तरफ, आपने आपने तरफ की बात की ना, जी। डायरेक्शन की बात कर दी ना आपने, हाँ जी। ये वेक्टर बन गया। ओके। अगर आप ये कहती ना कि एक आ, एक एस्टेरॉयड है जो 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, चल रहा है, हाँ जी हाँ, तो जी जी। उसमें डायरेक्शन नहीं आती। हाँ, नहीं पता नहीं चल रहा, मतलब चल रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है। तो बस उसकी स्पीड इतनी है, ठीक है। ओके। तो स्पीडोमीटर आपको बताता है ना, स्पीडोमीटर रीडिंग वो जी। आपको बताता है कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ओके ओके। अच्छा, अब अगर आपने ये चेक करना है, देखें ये जिंदगी मौत का सवाल है, ये कोई मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है या फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये जिंदगी मौत का सवाल है कि आपने ये देखना है कि वो एस्टेरॉयड कहीं जमीन की तरफ तो नहीं आ रहा, हम्म। और अगर आ रहा है तो जमीन से कितने करीब से वो गुजरेगा, कहीं जमीन से टकरा तो नहीं जाएगा। तो यहाँ डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ आपको? जी सर। जैसे चूहा, बिल्ली, बिल्ली जो है वो चूहा खाने को भाग रही है और चूहे को नजर आ रहा है कि वो उसको खाने के लिए आ रही है, अगर वो बिल्ली दूसरी तरफ भाग रही होगी तो चूहे को तो परेशानी नहीं होगी ना, जी जी सर, सर ऐसे लेकिन ही। अगर वो उसकी तरफ भाग रही होगी तो फिर तो उसे परेशानी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो फिर वेक्टर क्वांटिटीज आ जाती हैं। ओके सर, मैं समझ गई अब। अच्छा, वेक्टर आपने क्वांटिटी वो जो आप डायरेक्शनल हो, जिसका पता हो कहाँ आती है, और जिसकी स्केलर वो है कि जिसकी जिसका पता ना हो। नहीं नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। जा कर। स्केलर के अंदर सिर्फ क्वांटिटी होती है। ओके ओके। अच्छा, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है। अब वो आप कैसे बताते हैं वो बाद में कर लेंगे डिस्कस। ओके सर ओके। अच्छा तैयबा, आप आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में, लेकिन आपने एफएससी में भी मैथमेटिक्स पढ़ा और यहाँ पर भी कैलकुलस का एक कोर्स पढ़ा, और अफसोस की बात है कि आपके टीचर्स ने स्केलर और वेक्टर्स का फर्क आपको नहीं बताया। यस सर। लेकिन सर जैसे वो क्वेश्चन भी तो क्रिएट होना चाहिए ना माइंड में, मतलब हाँ इतना हाँ, थिंकिंग प्रोसेस कर करके अब क्वेश्चन जनरेट होने लगा है दिमाग में। हाँ, तो वो उन्हें ये क्वेश्चन जनरेट करवाना चाहिए था ना आपके दिमाग में। हम्म। मिसाल के तौर पे आप अपनी फ्रेंड को अपने घर बुला रही हैं, हाँ, जी। और आप उससे कहती हैं कि 3 किलोमीटर का फासला है मेरे घर का, हाँ हाँ, फर्ज करें कि सर मेरा 3 किलोमीटर कनेक्शन का सारा फासला है आपका, डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ,
क्या हुआ? सर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे आवाज ही नहीं आई आपकी। ठीक है, मैं कह रहा पूछिए हूँ, ना। फर्ज करें आप अपनी दोस्त को बताना चाह रही हैं कि वो आपके घर आए, आप उसको अपना एड्रेस बताना चाह रही हैं, आप कहती हैं 3 किलोमीटर का फासला है। जी अब 3 किलोमीटर का फासला है, आपने उससे कहा कि तुम रिक्शा पे आओगी, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तो तुम आधे घंटे में या कितने 10 मिनट में जितने भी स्पीड को डिवाइड करें टाइम के साथ, तो पता चल जाएगा कि टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस के साथ। हाँ हाँ, जी जी लेकिन जी सिर्फ इससे तो उसे घर का पता नहीं चलेगा कि किधर जाना है। बिल्कुल सर। आपको बताना पड़ेगा ना कि तुमने पहले इधर मुड़ना है। जी उसके घर से पूरा जो रास्ता है, उसकी डायरेक्शन सारी, इसी को तो जब भी तो कहते हैं मुझे डायरेक्शंस बताओ। डायरेक्शंस का लफ्ज इसी से इजाद हुआ है। बल्कि डायरेक्शंस का लफ्ज तो अब जैसे आपने एफएससी करने के बाद कंप्यूटर साइंस करना था या मैथमेटिक्स करना था, तो इसके बारे में भी कहते हैं हमें डायरेक्शंस दें, हमें क्या करें। वो डायरेक्शन और तरह की होती हैं, लेकिन ये डायरेक्शन तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप बताएं कि आपने, वो हो सकता है कहीं से कहीं और निकल जाए। सही बात। तो वेक्टर अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी भी एक डायरेक्शन होती है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। मेरे, अगर मैं अपने आप को ओरिजिन तस्लीम करूं, जहां पर मैं हूं, तो तुम इस वक्त मेरे नॉर्थ में हो या साउथ में हो, और कितना ऊपर हो कितना नीचे हो, ठीक है। जी तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तैयबा ने एक बुनियादी सवाल पूछा जो आमतौर पे जिसका जिसका हवाला मैट्रिक में दे दिया जाता है। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, नेवर बी शाई ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। जी तो सर, ये तो 9th से हम पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था ये कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती है कोई। लेकिन हाँ जी, ये है कि मुझे लगा मुझे पूछ लेना चाहिए, हालांकि हाँ जी, तब से आपने देखा बहुत अच्छा पढ़ा हुआ। किया, आपने बहुत अच्छा किया, पूछ लिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का पता नहीं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सवाल पूछ लें। सर बस हिम्मत भी आपने बनाई हुई है। ये असल में ये जो है ना सवाल पूछने की हिम्मत, कि ऐसा क्यों किया है तुमने, ये सबसे अहम इंसानी खूबी है, पता है आपको। इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि आप अवाम जो हैं वो अपने लीडर से ये पूछें कि तुमने ये क्यों किया है। असेंबली जो बनाई जाती है, या असेंबलियां जो बनाई गई थी जब डेमोक्रेसी आई थी 300-400 साल पहले इंग्लैंड में, तो वो इसीलिए बनाई गई थी कि सवाल जवाब हो सकें। बादशाह तो जो चाहे करे, बादशाह तो जो चाहे करे। उन्होंने कहा था नहीं, ये अब नहीं चलेगा हिसाब किताब, अब वजीर आजम होगा और उसको जवाबदेह होना पड़ेगा सबके सामने, एक एक पैसे का जवाब देना पड़ेगा उसको। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, उसके बाद अगर फर्ज करें वो गाड़ी में या रिक्शा में या साइकिल मोटरसाइकिल पे मूव कर रही है, तो वो मूव कर रही है फर्ज करें 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब सवाल ये है कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तो मूव कर रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है। हो सकता है आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, जी सर। तो वेलोसिटी भी वेक्टर बन गई ना, बन गई सर। और इसी तरह एक्सेलरेशन भी वेक्टर बन गया। जी तो अब हमें, अगर हम वो जो मैं आपको बता रहा था कि मेट्योराइट का, ये नवीद साहब आप कोई कमेंट करेंगे कि हमें स्केलर और वेक्टर का भी अपने बच्चों को जो बीएससी पास भी कर जाते हैं उनको पता नहीं होता। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आपको इस बात का अंदाजा था?
सर काफी हद तक। क्या स्केलर और वेक्टर का भी पता नहीं है? नहीं पता होता, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो फिर तो देखें ना जी, अब ये अगर जियोजेब्रा हम इस्तेमाल करें ना, तो जियोजेब्रा में अगर हम वेक्टर की कमांड दें ना, तो वो आपको एक लाइन और उसके आगे एक एरो बना के देता है। पता है आपको? सर वेक्टर जियोजेब्रा की में ये अगर तो नहीं उसमें पता। लाइन नहीं, उसमें जियोजेब्रा, उसमें लाइन सेगमेंट कमांड है ना, जी सर। सेगमेंट कमांड के साथ है एक वेक्टर कमांड, कि उसमें डायरेक्शन भी वो बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल है, तो, ठीक है। तो उसमें उसमें भी उन्होंने ये फैसिलिटी रखी हुई है कि सेगमेंट की लेंथ कितनी है और सेगमेंट की डायरेक्शन कितनी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम किसी मेटेरॉइड को जो 20 साल के बाद जमीन के पास से गुजरेगा, अभी तो सिर्फ जमीन के तरफ आ रहा है, बिल्कुल जमीन की तरफ नहीं, पता हमें जमीन की तरफ आ रहा है, मतलब जमीन से के पास से भी गुजर सकता है, दूर से भी गुजर सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है उसका। अगर हम ये चेक करना चाहें कि 20 साल के बाद जब वो जमीन के करीब से गुजरेगा, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, तो ये सारे वेक्टर्स में निकालने पड़ेंगे ना हमें। जी हमें इससे मतलब नहीं है कि वो 50,000 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है, भले भले से आए, लेकिन अगर जमीन से नहीं टकरा रहा तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसने जमीन से टकराना है, तो फिर तो हम तो तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब आपको अंदाजा हुआ कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। जी सर। अच्छा, अब तो एक तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक रास्ता जो ऑप्शन आपके पास है, जो आपने सिलेक्ट करनी है आज, वो ये है कि आप वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन और वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लें, जिसके जरिए से आप सोलर सिस्टम को भी सिमुलेट कर सकते हैं। नजर आएगा आपको सूरज और उसके गिर्द जमीन कितनी स्पीड से चक्कर लगा रही है, वो सारा आप कैलकुलेट करेंगे, और वो फिर चक्कर लगाती हुई नजर भी आएगी। ठीक है। आपको वीनस का की ट्रेजेक्टरी भी नजर आएगी, आपको मार्स की ट्रेजेक्टरी भी नजर आएगी, आपको मरकरी की ट्रेजेक्टरी भी नजर आएगी, आपको चांद की ट्रेजेक्टरी भी नजर आएगी। और इन सब की ट्रेजेक्टरीज निकालने के लिए, ओहो, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि डिफरेंशियल कैलकुलस न्यूटन ने, केपलर ने और बाकी लोगों ने, गलीलियो ने जो इजाद किया था, वो सिर्फ इसी के लिए तो किया था भाई। उनको मतलब ये था कि ये जो कुछ सितारे हैं जो सूरज हैं, कुछ सैयारे हैं जो सूरज के गिर्द, हमारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, वो सितारों में और सैयारों में उन्होंने फर्क मालूम कर लिया था। अब उन्होंने ये देखा था कि ये सैयारे ये किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह के ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं या इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और इनके मूव करने की वजह क्या है। तो यही तो सवाल थे जो गलीलियो और न्यूटन को परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह से उसने डिफरेंशियल कैलकुलस निकाला। हाँ? तो एक तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस वेक्टर्स के साथ एक दफा फिर से पढ़ें, और हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें कि फर्ज करें कि एक एस्ट्रॉयड हमारी तरफ आ रहा है, 20 साल के बाद वो टकराएगा, और अगर हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहें अपने न्यूक्लियर वेपन्स से, तो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कितने साल पहले फायर होने चाहिए, जो उसको 5 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दें अपनी ट्रेजेक्टरी के अंदर।
हाँ जी, सर मेरा ख्याल में ओनली कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यही है। ओनली कंस्ट्रक्टिव। नहीं यार, हो सकता है उसके ऊपर कोई आबादी भी हो। ये बात भी है सर। हो सकता है वो कोई नए डीएनए लेकर आ रहा हो जमीन की पास। हो सकता है ये डीएनए का जो है, कहा जाता है कि कोई एस्टेरॉयड ही लेकर आया था पहला डीएनए। तो खैर ये तो एक मॉरल डिस्कशन शुरू हो जाती है, तो उसको तो छोड़ें। अच्छा, तो एक तो ये आपके पास चॉइस हो गई कि हम, अच्छा मिसाल के तौर पे कुछ सितारे ऐसे हैं जो ट्विन स्टार्स हैं, जो एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, उनकी डायनामिक्स क्या होती है, वो एक दूसरे के गिर्द क्यों घूमते हैं? क्या हम उनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख सकते हैं? ओ, जियोजेब्रा पे बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं, और उनकी ट्रेजेक्टरीज और उनके ग्राफ्स और उनकी सिमुलेशन भी बना सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम ये सोचें कि हमारी जमीन के अगर 2 सूरज होते तो फिर क्या होता? तो 2 सूरज आप एक्चुअली तो नहीं ला सकते सूरज, लेकिन जियोजेब्रा पे ला सकते हैं कि फिर मौसम कैसे तब्दील होते, फिर दिन रात कैसे होते। इसलिए कि जमीन जब चक्कर लगा रही है अपने महवर के गिर्द, तो जब एक सूरज उसको रोशन कर रहा है तो दूसरी साइड पर रात होती थी। अब जब वो दूसरी साइड पे रात होती थी तो दूसरा सूरज रोशन करना शुरू कर देगा उसको, तो रात तो आएगी नहीं। तो ये सारे बड़े मजेदार सवालात हैं। मतलब ये ऐसे सवालात हैं कि इनके जवाबात आपको एमएससी या एमफिल मैथमेटिक्स के कोर्सेज में भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका की भी बात कर रहा हूं। हाँ, अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पर तो हो सकता है ये इस तरह का। कि अगर फर्ज करें, वो मिसाल के तौर पे मैं एक असाइनमेंट देख रहा था कि अगर फर्ज करें कि जमीन का मास आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये सिस्टम स्टेबल रहेगा या सारा का सारा सोलर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा? ये बड़े बड़े सवाल हैं, ये छोटे सवाल नहीं है। या अगर जमीन की स्पीड बढ़ा दी जाए तो फिर क्या होगा? जमीन की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वेक्टर है सूरज के गिर्द चक्कर लगाने की, उसको बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा? और जमीन जो है वो इस वक्त एक गोल चक्कर में चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, बल्कि जबकि बाकी जो सैयारे हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों जबरा है? बोले। जी सर। मैं पूछ रहा हूं कि जमीन तकरीबन गोल चक्कर लगाती है, लेकिन जो बाकी सैयारे हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इसकी क्या वजह है? सर जमीन का भी तो एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं है? तकरीबन इलिप्टिकल है ना। वो तो बिल्कुल अंडे की तरह, जो बाकी जो हैं, जो जमीन से सूरज से दूर हैं, वो तो बिल्कुल बहुत दूर चले जाते हैं सूरज से। हाँ, जमीन का भी इलिप्टिकल है, लेकिन आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इलिप्टिकल है। हाँ, तो इसकी वजह क्या है? वाई एलिप्टिकल, वाई नॉट सर्कुलर? ये सारे बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जियोजेब्रा आपको 2 मिनट में जवाब निकाल के दे देगा, लेकिन आपकी सोच चाहिए होगी उसमें। जियोजेब्रा सोच नहीं सकता। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन आपको समझ आ गई, वो ये है कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन भी है, जिसमें इंटीग्रेशन भी है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं, उनको हम वेक्टर्स की फॉर्म में करें। इसलिए कि वेक्टर्स की फॉर्म में ही उनकी असल अफादियत हमें सामने आती है। बल्कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस को जो इजाद किया न्यूटन ने, वो वेक्टर्स के साथ ही इजाद किया था।
उसने जब ये सोचना शुरू किया कि चांद जमीन के गिर्द चक्कर क्यों लगा रहा है, या जमीन सूरज के गिर्द चक्कर क्यों लगा रही है, या बाकी सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे हैं, तो इन सब में वेक्टर क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी। ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है स्केलर्स के साथ तो पढ़ने का कोई मजा ही नहीं है। हाँ, आप में से किसी ने वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है? नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। नबीद, आपने किया है कुछ? डिफरेंशियल कैलकुलस, हाँ जी, वेक्टर सर वो फिजिक्स में पढ़े हुए हैं वेक्टर्स थोड़े बहुत, लेकिन नहीं, वेक्टर्स कैलकुलस पढ़ना में और बात है। नहीं नहीं, वेक्टर्स पढ़ना तो बिल्कुल और बात है, डिफरेंशियल कैलकुलस वेक्टर्स के साथ। सर वही एनालिटिकली कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ है, लेकिन अब इतना याद तो नहीं है। जी जी। अच्छा, दूसरा मैं ऑप्शन आपको बता दूं, वो भी बड़ी मजेदार ऑप्शन है और उस पर मैं आजकल काम कर रहा हूं। और किताब मेरी, जो किताब में जो लिख रहा था उसमें सिर्फ जो चीज नामुकम्मल रह गई है वो उसकी एक पॉइंट की वजह से है, जिस पॉइंट के लिए मैंने आज कोई 10 मैथमेटिशियंस को फोन किया कि मुझे यार खुदा के लिए इसका जवाब बता दो। कहने लगे जी हमें इसका जवाब पता नहीं है। अच्छा, वो क्या चीज है? दूसरी ऑप्शन, हम डिफरेंशियल कैलकुलस वेक्टर्स में ना करें बल्कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में चले जाएं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एक बिल्कुल नया फील्ड है। नवीद साहब, आपकी शादी हुई हुई है ना? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी बेगम साहिबा भी हैं और आपकी सास भी है ना? जी सर। तो आपकी बेगम का मूड जो है, जब आपकी सास आई भी होती हैं, तो आपकी बेगम का मूड इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप उनके साथ कितनी आप खुशामद कर रहे हैं या उनका ख्याल रख रहे हैं, बल्कि इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी सास उन्हें क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं। बिल्कुल सर। एंड दैट इज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। हम जो पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं सिंगल वेरिएबल। दुनिया में कोई चीज भी सिंगल वेरिएबल नहीं होती कि एक चीज जो है वो सारी चीजों पे असरअंदाज हो रही है। आपकी जिंदगी पर जो चीजें असरअंदाज हो रही हैं, मौसम असरअंदाज होता है, बीमारियां असरअंदाज होती हैं, आपके बच्चों की तालीम कैसी जा रही है वो असरअंदाज होती है, आपकी तनख्वाह बढ़ रही है कम हो रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ये सारी चीजें आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। हाँ तैयबा, बिल्कुल सर। तैयबा, जी तो सर। तुमने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ा हुआ है? नहीं सर, मैंने तो कैलकुलस कभी भी नहीं पढ़ा। चलो, इस तुमने इस इस सेशन के अलावा अभी तक मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया दूसरे सेमेस्टर तक। तो मतलब ये कि कैलकुलस, असल जो कैलकुलस है वो अब तक हमने जो पढ़ा है वो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस था, ओके। जो कि ना हो, जिसकी दुनिया में एप्लीकेशंस ना होने के बराबर हैं। मौसम की तब्दीली सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, मौसम की तब्दीली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये जो सैलाब इस वक्त आया है पाकिस्तान में, ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द लास्ट 200 years। किन फैक्टर्स की वजह से ये इस तरह का सैलाब आया है? एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ये सैलाब आया है, बहुत सारे फैक्टर्स जब मिल गए आपस में तो उनकी वजह से ये सैलाब आया है। ठीक है ना? तो मतलब ये कि अगर आप जिंदगी को स्टडी करना चाहती हैं, जिंदगी को स्टडी करना चाहती हैं, अपनी जिंदगी को स्टडी करना चाहती हैं, तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इज द ओनली वे टू डू इट। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि जो आजकल मैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जिस चीज में फंसा हुआ हूं और टेलीफोन कर रहा हूं बार बार लोगों को कि यार खुदा के लिए मुझे ये बात समझा दो, वो है वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन आपने देखा होगा कि समंदर में वेव्स आती हैं, ठीक है? आपने देखा होगा साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं जब भी आपको मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल।
आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं जब भी सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचती है, और रेडियो वेव्स हमारे तक पहुंचती हैं, ठीक है। जी सर। वो भी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आ जाती हैं, कि एक वेरिएबल जो है वो कई वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है ना, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx सिर्फ dy ओवर dx नहीं होता, dy ओवर dx ओवर dz भी होता है साथ ही, कि y जो है x के साथ कैसे चेंज कर रहा है और z के साथ कैसे चेंज कर रहा है। हाँ, कि नवीद साहब जो हैं वो क्या तोहफा लेके आए हैं अपनी बेगम साहिबा के लिए, उनको खुश करने के लिए, लेकिन साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि उनकी सास ने उनके पीछे उन्हें क्या पट्टियां पढ़ाई थी। ये एक बड़ी क्रूड सी मिसाल है। तो आप अंडरस्टैंडेबल हैं जी। सर, समझ आती है ये मिसाल। जी, सर समझ सकते हैं, ये मिसाल काफी अच्छी है, अंडरस्टैंडेबल है। तुम्हें क्यों ये ज्यादा अच्छी लग रही है? तुमने कैसे एक्सपीरियंस किया है? तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई, तुम अपनी अम्मी अब्बा की वजह से बता रही हो। सर बस अच्छा, तुम्हारी अम्मी की जब सास आती होंगी तो फिर ताल्लुकात खराब हो जाते होंगे ना, फिर गुस्सा तो तुम्हारे पे उतरता होगा। हाँ हाँ, है तैयबा? सर ऐसा उन्होंने आम उन्होंने ये आम रिकॉर्ड आम था उन्होंने सर। ये आम क्या है? ये आम था सर, ये आम से बात थी। आम सी बात है। अच्छा अच्छा, मैं समझता था ये खास बात है। तो जो सास का रोल होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि वो आप दामाद को सपोर्ट करती हैं या दामाद के खिलाफ। वो, आपको ये नहीं पता कि दो बहनों के अंदर बड़ी जेलसी होती है, कि इस बहन के पास बड़ी गाड़ी है, इस बहन के पास छोटी गाड़ी है, बहनें एक दूसरे की काट करना शुरू कर देती हैं। आपने अगर शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि बहनें भी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं, कि हमारे मियाँ ने एक 5 कनाल का प्लॉट लिया है फला फार्म हाउस बनाने के लिए। वो दूसरी वाली जो बहन है वो तो जल कुड़ के काली हो जाएगी, घर जाके वो अपने मियाँ से कहेगी तुम किस जोगे हो, जैसे मेरे पास तो कोई प्लॉट है ही नहीं, मेरे पास तो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, मैं तो उसमें, आपको पता है ना, मैं यकीन नहीं रखता, मैं समझता हूँ मेरे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है पर्सनल प्रॉपर्टी रखने की। तो मेरी वाइफ जो है वो मुझसे कहती हैं कि तुमने मुझे 10 मरले का एक घर बना के दे दिया। देखो वो उनकी जो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा प्रोफेसर समझा जाता था, तुम प्रोफेसर भी पहले बन गए, वो तो प्रोफेसर भी मर मर के बने। उन्होंने तो माल रोड पर इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। हाँ जी, अब मैं क्या जवाब दूं तैयबा, बताओ। हाँ, अगर मैं वो घर बनाने पे लग जाता माल रोड में, तो मैं घर बना सकता था, कोई मसला नहीं है। नवीद, ऐसी बात है ना। जी सर, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। लेकिन अगर मैं 5 कनाल के घर बनाने के चक्कर में लग जाता तो मैं बना लेता, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ वर्कशॉप नहीं कर रहा होता। तो मैं जब अपनी वाइफ को ये लॉजिक देता हूं तो वो कहते हैं ये अंगूर खट्टे वाली बात है, तुमसे बनने ही नहीं थे घर। मैंने कहा चलो तुम इसी में खुश हो जाओ, मुझसे बनने ही नहीं थे घर, ठीक है, मैं मुझसे नहीं बनने थे, मैं हूं ही पागल, माजूर हूं, क्या करूं, मैं नहीं बना सकता घर यार, क्या करूं। अब तुम्हारी किस्मत, अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी किस्मत मेरे साथ लगा दी थी, तुम्हें चाहिए था किसी बड़े अमीर आदमी से शादी कर लेती तो अच्छा था। प्रोफेसर के साथ शादी करो, और वो भी प्रोफेसर इस तरह का हो जो अपनी सेविंग जो है वो खर्च कर देता हो सारी की सारी, कोई पैसे बचा के ना रखता हो।
डॉक्टर की फीस भी जब जाता हो तो फिर डॉक्टर की फीस वहां पर भी लड़ाई करके आता हो कि ये फीस बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे सकता। तो अब आप बताइए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें सास का किरदार भी आ जाता है, बहू का किरदार भी आ जाता है, नंदों को तो भूल ही गए हम। ओहो सर, हाँ, ये तुमने ओहो क्यों किया है ये बात? सर वो वाकई आपने जब याद दिलाया ना तो बस उनका हाँ, किरदार याद आ गया। तुम्हारी तो नंदे नहीं है, तुम्हें किसकी नंदे याद आ गई? नहीं सर, मैं वैसे मतलब बहुत सारे किस्से कहानियां भी बहुत है ना सुनने के लिए, हाँ जी। तो वो याद आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जलाने के लिए, आपको नाखुश करने के लिए कितने कितने लोग बैठे हैं। और कुछ चीजें तो कुछ जो ह्यूमन इंटरवेंशंस होती हैं, कुछ ह्यूमन इंटरवेंशंस नहीं भी होती। आपका बॉस आपसे नाराज हो गया, उसने आपको डिमोट कर दिया, आपकी तनख्वाह कम हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, बच्चों की फीसें बहुत ज्यादा बढ़ गई, बच्चों का रिजल्ट खराब आ गया। तो ये कितनी सारी चीजें जो आपके मूड पे, अब मेरे जैसा तो कोई, मेरी वाइफ मुझसे यही तो कहती है। सर हम ये सारा कुछ नेगेटिव ही क्यों देख रहे हैं? क्या इसको मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव देखते हैं? बातें भी तो होती हैं, मतलब हाँ हाँ, पॉजिटिव बातें भी होती हैं, लेकिन पॉजिटिव बातें कम होती हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा होती हैं ना। अच्छा। मिसाल के तौर पे मेरी वाइफ मुझसे कहती हैं कि तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं होती, तुम्हें ये परेशानी नहीं होती कि वो बड़े बेटे का जॉब खत्म हो गया, वो क्या। मैं कहता हूं भाई वो कैपेबल है, इंटेलिजेंट है, उसका जॉब खत्म हो गया, उसे कोई दूसरा जॉब मिल जाएगा। तुम भाग दौड़ ही नहीं कर रहे, तुम उसकी सिफारिश ही नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं अगर उसकी सिफारिश करना शुरू कर दूं ना, तो फिर वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको खुद से ढूंढने दो जॉब। तुम्हें कोई परेशानी नहीं अपने बच्चों के बारे में। तो मैं तो सुकून की नींद सोता हूं, वो बेचारी कुटती रहती हैं कि उसका जॉब को ये मसला हो गया, उसके बच्चे के नंबर, 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसके नंबर कम आ गए। और यार मेरे भी नंबर कम आते थे, मैं तो परेशान नहीं होता था। तो अब आप बताइए जी, अब मैंने काफी पूरे हमने 4.5 5.5 2 घंटे से ज्यादा लगा दिए हैं कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे, किस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए। हम डिफरेंशियल कैलकुलस वेक्टर्स वाला करें और चांद और वीनस और इन सब की ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट करें और देखें कि क़यामत, या फिर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का पे काम करें? बताएं जी, बारी बारी अभी अपना माइक बंद कर देंगे ताकि लोग, अभी शाहिद से पूछ रहा हूं। अभी अभी नहीं है हमारे साथ। हाँ अभी बताएं कौन सा टॉपिक आप ज्यादा, दोनों टॉपिक हम करेंगे लेकिन एक पे ज्यादा एम्फेसिस देंगे, एक पे कम एम्फेसिस देंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस विद वेक्टर्स, जिसमें सोलर सिस्टम और ये गैलेक्सीज और इनकी मोशन की बात होगी, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जो हमारी जिंदगी के बहुत करीब है। आपके अम्मी अब्बा की लड़ाई होती है अभी शाहिद? हाँ हाँ, यार आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। आपकी अम्मी अब्बा की लड़ाई होती है? सर मुझे क्या पता। अच्छा आपको मुझे पता ही क्या नहीं? पता। आप इतनी भोली भाली हैं कि वो लड़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं वो तो प्यार कर रहे हैं। चलें ठीक है जी।
समीर अहमद से पूछ लेते हैं जी। हाँ, अच्छा ये तो बता दें अभी आप क्या करना चाहेंगी, डिफरेंशियल कैलकुलस विद वेक्टर्स या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस? सर विद वेक्टर्स। वेक्टर्स? यस। यार ये तो बड़ी अजीब बात है। खैर मैं अभी वजह नहीं बताता इसकी कि मैंने क्यों कहा कि अजीब बात है, ये बाद में मैं बताऊंगा अभी आपको। समीर का क्या ख्याल है? अच्छा अभी आप इसकी वजह तो बताएं ना कि आपने ये वेक्टर्स में इंटरेस्टेड क्यों हैं, ये अम्मी अब्बा की लड़ाई की वजूहात निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हो? सर बस सोलर के बारे में उनके जब यूनिवर्स से कोई करे वो पार्शियल में इतना वो नहीं हुआ, पहले फैक्टर कर ले। पार्शियल में जितना कुछ हुआ है तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन जाहिर है आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेक्टर्स देन यू शुड स्टडी वेक्टर्स। ऑल राइट, समीर अहमद। यस सर। बाकी अपना हाँ, आप किस में इंटरेस्टेड हैं? सर मैं भी वेक्टर डिफरेंशिएशन में। देखें ऐसे कोर्सेज बहुत कम होंगे या वर्कशॉप्स ऐसी बहुत कम होंगी या टीचर्स बहुत ऐसे कम होंगे जो आपसे ऑप्शन ले रहे हों कि आपको क्या चीज़ इसलिए कि जो चीज़ आपको एक्साइट करती है ना, आपको वही चीज़ पढ़नी चाहिए और आपको वही चीज़ पढ़ानी चाहिए। तो समीर अहमद वजह तो बताएं ना, आप क्यों ये आसमानी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ज़मीनियों चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, कि आपकी बेगम जब आएंगी तो उनका मूड किस वजह से ख़राब हो सकता है? एक तो साइंसेस पढ़ने का शौक तो वैसे ही है, ऊपर से फिर जब उन चीज़ों को विजुअली देखेंगे और खुद से कोशिश करेंगे इनको करने की, मतलब अपनी तरफ से कंडीशन लॉज अपनी मर्जी के बना के उनको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक्साइटमेंट है कि वो कैसा लगेगा। अपनी बीवी को देखने में कोई एक्साइटमेंट नहीं है? हाँ, कि उसका नहीं सर, मूड ऐसी बात भी नहीं है। कि उसका मूड खराब है कि अच्छा है, और क्यों खराब है और क्यों अच्छा है? सर वो हाँ? अनइंटेंशनली काफी आती है ये मल्टी वेरिएबल क्या कैलकुलस। क्या आती है? सर इस किस्म की मल्टी वेरिएबल कैलकुलस काफी सारी अनइंटेंशनली आती है। अनइंटेंशनल? मतलब सर पता नहीं है इन चीज़ों का, मतलब जिस तरह थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे और करके देखेंगे, बस समझ आती है हालात वगैरह को किस तरह हैंडल करना है। यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ये जी सर। लोगों के बिहेवियर को और वो बिहेवियर आप पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है इसको डिस्कस करता है वो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। तो आप बहरहाल वेक्टर्स में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, यस सर। अच्छा तैयबा सईद। जी सर। बताइए। सर मैं भी वेक्टर के साथ ही इसको स्टडी करना चाहूँगी, क्योंकि डायरेक्शनल चीज़ें जो है ना पहले समझ ली जाए तो ज़्यादा आसानी है मेरे लिए। नहीं नहीं, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटरेस्ट नहीं है आपका? सर हाँ, या पता नहीं मैंने क्यों मेरा शायद विजन वैसे इस पे बना है कि डायरेक्शनल जो चीज़ें जब हम समझ लेते हैं तो फिर इन डायरेक्शनल चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। नहीं अलबत्ता यार, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मेरे ख्याल में मैं आपको पूरी तरह सेल नहीं कर सका। जो जो उसके अंदर मुज़मिरात हैं, मैंने जब उसकी सिमुलेशंस बनाई हैं मेरी तो आंखें खुल गई हैं। लेकिन आप वेक्टर्स में करना चाहती हैं, आ, मैं आपकी इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। नवीद शहजाद, मुझे जरा डिटेल में और टेक्निकल आंसर चाहिए आपसे। जी सर। सर मेरा जो ओपिनियन इस पे है वो यही है कि मैंने तो मेजरली ये वर्कशॉप अटेंड वैसे तो की थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की इवेंचुअली परसूट में।
लेकिन ये जो अभी आपने, क्योंकि लेकिन उससे मुझे अंदाजा नहीं था कि ये दरमियान में ये वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस वाली बात भी होगी। तो ये जब आपने ये वाला ऑप्शन दिया तो मुझे ज्यादा एक मिनट एक्साइटमेंट। नवीद, एक मिनट। ये मसला ये है कि हमारी 3 महीने की वर्कशॉप जो है ये कोई 5 सालों का कैलकुलस कवर कर रही है, या कम से कम 4 सालों का कैलकुलस कवर कर रही है। ट्रू सर। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे पास उसके बावजूद भी फाइनाइट टाइम ही है ना। जी जी मैं सर, तो ये दैट इज वेरी बल्कि सोच रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव got it। हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर एक्सक्लूसिवली एक वर्कशॉप करा दी जाए। जी सर, ये ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि वो एक डिटेल्ड टॉपिक है और उसकी हाँ, प्री और रिक्विजिट जो है वो बेसिक वर्कशॉप होनी चाहिए, जिसने वो ली हो वही उसमें आ सकता हो। जी जी, और देखें वो प्रीरिक्विजिट लगाने से बात बनती नहीं है, इसलिए कि प्रीरिक्विजिट अगर हम कहें कि कोई पीएचडी करके आए मैथमेटिक्स में तो उसको भी समझ नहीं आती है। नहीं सर, आपकी बेसिक वर्क, आपकी अपनी ही जो बेसिक वर्कशॉप है वो उसकी प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पे वाकई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ने जितना मुझे क्या कहना चाहिए, जितना मुझे वंडर जो होता है ना, एक वंडर, वंडर का उर्दू में तर्जुमा क्या है? हैरान, अजूबा। अजूबा या हैरान कर दिया है। जी जी सर। तो वो, अच्छा, किताब, मजे की बात यह कि जब मैंने किताब लिखनी शुरू की थी तो मेरा ये ख्याल नहीं था कि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को उसके बीच में लाऊंगा। मेरा ख्याल यह था कि मैं वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पे स्ट्रेस करूंगा। लेकिन अब मुझे जाके ये एहसास हुआ है कि यार ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड टॉपिक है। हाँ, बिल्कुल सर। इतना इतना नेग्लेक्टेड टॉपिक है कि इसके एबीसी भी लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही और है। और खास तौर पे जो यूरोप से पीएचडी करके आते हैं ना, तो आपको पता होगा यूरोप से पीएचडी करने का मतलब ये होता है कि जो कोर्स वर्क उन्होंने पाकिस्तान में किया था उसके अलावा अब वो कोई और कोर्स वर्क नहीं करेंगे, बस आप एक प्रोजेक्ट कर देंगे। और वो जी जी। प्रोजेक्ट जो है थोड़ा एक छोटे से पॉइंट के ऊपर होगा, हो सकता है उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। मुमकिन है। तो अब हाँ, आप कंटिन्यू करें प्लीज, अपनी बातचीत डिटेल में बताएं आप हमें। जी सर, मैं यही बता रहा था कि जो ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है वो तो वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि पहले इट्स क्वाइट। पहले पहले पार्शियल में क्यों थी? सर पहले पार्शियल में इसलिए थी कि यही एग्जैक्टली क्योंकि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली मतलब हम खुद मेरी इंडस्ट्री भी सॉफ्टवेयर की है और मैं तो बेसिकली मतलब एक बैकएंड इंजीनियर हूँ, लेकिन हमारे साथ कुछ डेटा साइंस के इस टाइप के लोग भी काम करते हैं और वहाँ पे ये जो यही वाला मामला है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसकी बेस पे प्रिडिक्ट करना होता है कि फ्यूचर में मतलब आपको मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक मैं पहले एक कंपनी के लिए काम करता था जो लॉजिस्टिक का, जिसके पास डाटा बहुत सारा आता था यूएस के अंदर, ट्रक्स के अंदर वो डिवाइसेस लगी होती हैं तो उनका डाटा बहुत आता था उसके पास। ऑप्टिमाइज करना होता है आपको कई चीजों को। जैसे तो उस डाटा की बेस के ऊपर ये चीजें बतानी थी कि अगले साल फ्यूल कितना चाहिए होगा, ज्यादा फ्यूल जाया कहाँ पे हो रहा है, कौन सा ड्राइवर जो है वो लेस प्रोडक्टिव है, कौन सा जो है वो नॉन कंप्लायंट है और इस तरह की चीजें। तो ये सब चीजें डेफिनेटली कॉस्ट कॉस्ट मिनिमाइज की जा सकती है। कॉस्ट कैसे मिनिमाइज की, एग्जैक्टली फ्यूल इसी पर्पस के लिए चाहिए कि कॉस्ट कैसे, वो एक वेरिएबल ही है उसके अंदर, जिसे पता हाँ लगे जी, कॉस्ट कैसे मिनिमाइज की जाए, एक्सीडेंट्स को किस तरह रिड्यूस किया जाए, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो एक्सीडेंट्स कॉज कर रही हैं। जी जी, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस ये जो चीजें थी ये वो इवन डेटा साइंटिस्ट भी नहीं जानते कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बेस पे हो रही होंगी काफी सारे। तो बिल्कुल वो भी एक ये वो बने बनाए ये तो 7-8 मॉडल हम लगाते रहते हैं।
ये जो डेटा साइंस का इन्होंने अलग से एक सब्जेक्ट या एक अलग से डिसिप्लिन बना दिया ना, उससे बड़ी ज्यादती की है। जी सर। यानी वो उनको बेसिक कैलकुलस कराया नहीं है, डेटा साइंस करानी शुरू कर दी है। और सर उसके अंदर बस वही वो एक दो सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर भी 7-8 बने बनाए मॉडल होते हैं, तो वो उन्हीं को यूज करते रहते हैं, और वो इस मतलब उन 7-8 अप्रोचेस के अलावा वो जो सॉफ्टवेयर में पहले से फीड हुई है, कोई बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो और वो तकरीबन 95% ऑफ जो डेटा साइंटिस्ट फोर्स है वो नहीं बना सकती। वो 5% वो ऐसे लोग होंगे जो कि उस मैदान से बाहर निकलते हैं और इन चीजों जी को मतलब जाके सीखते जी हैं अंदर। जी जी तो जी बेसिकली ये मेरा मेन मोटिवेशन था कि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहता था। लेकिन अगेन अब चलें। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये प्रायोरिटी ले गया इसके ऊपर कि वो इसका ये मतलब नहीं कि मतलब मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी लूज नहीं करना चाहता, लेकिन पहले मैं इसको सीखना चाहता हूँ, क्या चीज? डिफरेंशियल कैलकुलस को, वेक्टर क्यों? डिफरेंशियल। वजह? सर ये बहुत मतलब मतलब जो ये जो न्यूटन के लॉज हमने हमेशा से पढ़े हैं फिजिक्स के, और ये ग्रेविटी और ये सब चीजें, उनकी सिमुलेशन और सैटेलाइट्स की मूवमेंट, सर इसकी एक अपनी इसका एक अपना तिलिस्म है कह लें, और ये ज्यादा कैची है उस दूसरी इट चीज इज से। द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। एग्जैक्टली सर। वी कैन वो we उसने can even we can even जी जी try to predict life of sun, इस तरह की हाँ जी चीजें। बिल्कुल, ये सारी चीजें हम कर देते हैं। वोल्टेयर एक बहुत बड़ा लिटरेरी फिगर था फ्रांस का। उसने जब ये डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस केपलर और न्यूटन ने इजाद किया था, तो उसने, वोल्टेयर ने, जो कि एक शायर भी था, अदीब भी था बहुत बड़ा, यानी दुनिया के बहुत बड़े अदीबों में शामिल होता था, तो उसकी ये कहावत है कि इस दुनिया में सब लोग अंधे हैं। केपलर ने वो जो ऑर्बिट्स थे प्लैनेट्स के, उन सबको प्लॉट किया था, और उसने कोई 10-15 साल लगाए थे प्लॉट करने में। रात को बैठ के वो देखता था कि ये कल कहाँ था ये सैटेलाइट, ये प्लैनेट, और आज कहाँ पहुंच गया है। 10 साल में उसने ये सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स या सर्कुलर ऑर्बिट्स या जैसे भी ऑर्बिट्स थे, उन सबको बैठ के प्लॉट किया था। तो उसने कहा था केपलर की एक आंख है, बाकी सब अंधे हैं, केपलर की एक आंख है, और न्यूटन की 2 आंखें हैं। तो मतलब कहने का ये था कि ये चीज जो है इंसान को, जब से वो गारों से बाहर निकला था और उसने आसमान की तरफ देखा था, तो ये चीज उसको शुरू से फैसिनेट करती थी कि ये सैयारे और सितारे और ये सूरज और ये कहकशाएं, यूनिवर्सेस, ये क्या चीज हैं, ये इनका ओरिजिन क्या है, ये हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है। ये तो मतलब दिस इज दी, बेसिकली हम कहते हैं कि दी सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। और वो कहते हैं कि द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स अल्लाह मियां ने हैव एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो वाकई ये तो एक बड़ा अजीबो गरीब एक्सपीरियंस होता है जब आप एक सोलर सिस्टम को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, एक नया सोलर सिस्टम, जैसे समीर ने कहा था कि नए कवानीन के साथ। यू आर प्लेइंग गॉड, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ ए गॉड ऑलमाइटी, कि मैं अपने कानून तब्दील कर देता हूं। न्यूटन ने कहा था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है ग्रेविटी में, आप कहें नहीं जी नहीं, हमने इनवर्स क्यूब लॉ रखना है, फिर देखते हैं क्या होता है। कितना मजेदार सवाल है, कितना बुनियादी सवाल है। हाँ, बिल्कुल सर। तो आप फिर डिफरेंशियल कैलकुलस विद वेक्टर्स पे जाना चाहते हैं? हाँ, यस सर। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं कि मुझे लेकिन हैरानी किस लेकिन बात।
जी सर, हाँ लेकिन मैं ये भी चाहता मैं वो जो आपने बात की है ना कि फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वर्कशॉप आप रखें ना, फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की रखें, ताकि मतलब वो उसके बाद वो वाली चीज भी, उसकी भी अपॉर्चुनिटी रहे उसको करने की। वो मैं करने को तैयार हूँ। सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, कम से कम 8-9 बंदों को तैयार कर लें, जिसमें से कम 2 या 3 तो पे कर दें। ठीक है सर, श्योर। ठीक है जी। अच्छा सर जी, मैं तो करूंगा, हाँ बाकी जी। मैं इंशाल्लाह लोगों को भी तैयार जी। जी। तो मजे की बात यह है कि ग्रुप 2 में मैंने कंसेंसस किया था, ग्रुप 2 का साइज अब बड़ा हो गया है। माशाल्लाह। तो उसमें उसमें यूनानिमस फैसला आपके ख्याल में क्या होगा? सर ये वेक्टर डिफरेंशियल। बिल्कुल यही। और इसकी मेरे ख्याल में वजह सिर्फ ये है कि मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को पूरी तरह से सेल नहीं किया। आपको एक बात बड़े मजे की बताऊं, सिर्फ हमारे पास आधा घंटा रह जाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को खत्म करने का, वो आप बता दीजिएगा, आप करवा दीजिएगा। हाँ, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। जी सर। हाँ, जी सर। न्यूटन के जो ग्रेविटी के लॉज हैं, न्यूटन के जो ग्रेविटी के लॉज हैं वो, और जो उसका डिफरेंशियल कैलकुलस है, वो वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड है। ठीक है। जी अच्छा, और वो डिफरेंशियल कैलकुलस उसने इजाद ही किया था ताकि वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स की ट्रेजेक्टरीज को समझ सके। अच्छा, अब वो जब लोगों ने उसके लॉज को और उसकी प्रेडिक्शंस को और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया, जो हम करेंगे, एक्चुअली सॉल्व करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो न्यूटन ने सॉल्व की थी। उसके पास, बेचारे के पास तो कंप्यूटर नहीं था ना, लेकिन हम तो जियोजेब्रा की मदद से फटाफट कर लेंगे। हाँ। इंशाल्लाह। और मजे की बात यह कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होंगी, इसलिए कि हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि सूरज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि बाकी और किसी की ग्रेविटी उस पर असरअंदाज ही नहीं होती। ओके, विद दैट assumption we'll हाँ जी, विद दिस assumption वी आर वर्किंग। जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इसमें वेक्टर डिफरेंशियल्स में नहीं आती, और न्यूटन को वो नहीं करने की जरूरत पड़ी थी, ये बाद में इजाद हुई है। ठीक है ना? जी जी। अच्छा, तो उन्होंने जब ये न्यूटन ने किया, ये दरवाजा बंद कर देना। न्यूटन ने जब ये किया तो फिर लोगों ने ये किया कि उसकी इक्वेशंस के जरिए से देखने की कोशिश की कि वो कितनी आसानी से और कितनी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर देती हैं। हाँ। अच्छा, मजे की बात यह कि वो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करती थी, यानी वो पिछले 100 साल की ट्रेजेक्टरीज भी बताती थी और अगले 100 साल की ट्रेजेक्टरीज भी बताती थी। ये छोटी बात नहीं है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। within accuracy of 1 मीटर, यानी करोड़ों माइल्स की एक्यूरेसी, करोड़ों किलोमीटर्स की एक्यूरेसी विदिन 1 मीटर वो बताती थी कि क्या होगी with the laws of Newton and the differential vector calculus of Newton, except for one planet which was Mercury. ओके। अच्छा, मरकरी जो था वो अजीब तरह से बिहेव करता था, और वो कभी कभी अजीब तरह से बिहेव करता था। आराम से आ जाना, 6:30 तक चलेंगे। वो अजीब तरह से बिहेव करता था। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद सूरज के करीब कोई ऐसा प्लेनेट है जो छोटा सा है, जो हमें नजर नहीं आता। मरकरी, आपको पता है, सूरज के सबसे करीब है। जी सर। अच्छा, अगर उसके बहुत करीब कोई प्लेनेट है ना, सूरज के करीब, तो वो तो चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वो मरकरी के बहुत करीब होगा। और डिस्टेंस स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इनवर्ट स्क्वायर लॉ है ना, तो वो डिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो वो असरअंदाज हो जाएगा। हाँ। तो सर उन्होंने दोबारा कहा कि सर काइंड लास्ट जी, लाइन दोबारा बताइए।
लास्ट जो बात आपने की कहा दोबारा कि एक ऐसा प्लेनेट होगा जो सूरज के बहुत करीब है और छोटा सा होगा, हमें नजर नहीं आता वो। ओके हाँ, और उस प्लेनेट की उन्होंने जगह भी तलाश कर ली कि वो यहां पर होगा, लेकिन हमारी दूरबीनें उसे नहीं देख सकती। ओके अच्छा, उसका मास भी कैलकुलेट कर लिया। ओके अच्छा, उसका नाम भी रख लिया उन्होंने। ओके उसका नाम उन्होंने रखा वल्कन, VULCAN। ओके आप सर्च कर लें बेशक गूगल पे, वल्कन, VULCAN। अच्छा, अब जब उन्होंने उसकी ग्रेविटी को शामिल किया न्यूटन की इक्वेशंस के अंदर, तो फिर वो जो ऑर्बिट था, किसका ऑर्बिट, मरकरी का, वो बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया। तो ओके बात साबित हो गई कि यहाँ पे एक प्लेनेट है जो हमें अभी दूरबीनें हमारी इतनी एक्यूरेट नहीं हुई है, 200 साल पुरानी बात है। हाँ, बिल्कुल या उससे भी ज्यादा दूर। तो उन्होंने कहा जी लो जी, मसला हल हो गया। अच्छा, 200 साल के बाद 100 साल गुजरे और शायद फिर 50 साल और आगे गुजरे, मुझे एग्जैक्टली डेट पता नहीं है, कि हमारी दूरबीनें इस काबिल हो गई कि वो लोकेट कर सकें एग्जैक्टली वो जगह जहां पर वो प्लेनेट होगा। और साइंसदानों को पक्का यकीन था कि प्लेनेट वहां पे होगा। जब उन्होंने वहां पे देखा और कई दूरबीनों से देखने की कोशिश की, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। Here comes the contradiction, which was explained by Einstein, who said gravity moves like waves. ओके And wave propagation is a topic of partial differential equations. ओके इसलिए कि यहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं जो उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन ग्रेविटी की वेव्स मरकरी को असरअंदाज हो रही हैं। और वो ग्रेविटी की वेव्स बाकी प्लैनेट्स पे क्यों नहीं असरअंदाज हो रही? इसलिए कि उनका फासला सूरज से बहुत ज्यादा है। जमीन का फासला भी सूरज से बहुत ज्यादा है। तो अब आपको पता चली कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के फायदे। हाँ, एग्जैक्टली सर, बट ये भी पता चला कि पहले वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ना ट्रूली मेक सेंस, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल हमें समझ बिल्कुल आएगी कि जरूरत कहाँ है पार्शियल डिफरेंशियल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। वो जो ग्रेविटी की वेव्स का कॉन्सेप्ट है, वो मेरे बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। देयर आर ओनली 2 or 3 people in the world at a time who used to say के हम अंडरस्टैंड करते हैं उसको। That ओके is really a very complex thing. Although partial differential equations are not very complex, मगर ग्रेविटेशनल वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। सर, ये जो अभी अभी डिस्कवर भी हुई है, कुछ अर्सा ही हुआ है जिसके अंदर वो हाँ जी, नोबेल नोबेल प्राइज भी मिला है मेरे ख्याल में किसी को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आप अपना वो स्क्रीन शेयर करें और आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्क्राइब करना शुरू करें। मैं तो बोल बोल के थक गया हूं। सो वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल गो फॉर वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, राइट? राइट। अब आप स्क्रीन शेयर करें और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। हमारे पास 20 मिनट रह गए, सिर्फ 25 मिनट रह गए। प्रॉब्लम भी सर, एक्सप्लेन करें और इसका सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर दें। ओके सर। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए, दैट इज 0.5 d2y over dt square plus 1 dy over dt plus 3y is equal to 0। और इसमें जो इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं वो ये है कि इनिशियल स्लोप जो कि dy over dt है वो 8 है at t is equal to 0, एंड y जो है at t is equal to 0 वो है 0। सो नाउ ये
इसको हम सॉल्व उस तरह से ही करेंगे, कि हम जो सेकंड डिफरेंशियल है उसको एक साइड पर लेके आएंगे और एक साइड पे रखेंगे और बाकी सब चीज़ों को अदर साइड पे ले जाएंगे। और जब हमने ये किया है तो इवेंचुअली हमारे पास ये जो राइट साइड में ब्लू में फॉर्म नजर आ रही है कि d ऑफ dy ओवर dt जो है वो इक्वल टू हो गया है -2 इंटू dy ओवर dt प्लस 3y इंटू dt। तो एग्जैक्टली ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये वही है कि जो सेकंड डिफरेंशियल है या जो नेक्स्ट स्लोप डिफरेंस इन स्लोप्स है वो बराबर आ गया है हमारे पास। वो ये डिपेंडेंट हो गया है गिवन कंडीशंस के ऊपर, यानी कि जो y है जो कि गिवन है और स्लोप भी गिवन है और dt के बारे में भी हमें पता है क्योंकि ये वो डिफरेंस है x के ऊपर जो हम खुद से रख रहे हैं। अगर इस फॉर्मूले में किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रही है, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, तो अभी आप अपना वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ये -2 इसलिए आया है कि 0.5 का मतलब होता है 1/2, ये जो d2y ओवर dt स्क्वायर से पहले लिखा हुआ है। मतलब 0.5 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम इस तरफ रखेंगे और बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 1/2 2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dy ओवर dt माइनस 3y। और जब ये 2 उस तरफ लेके जाएंगे तो ये उन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर जब हम dt को यहाँ से वहां लेके जाएंगे तो वो इस पूरे प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन रहा है। और किसी को क्वेश्चन है इसके बारे में? तो वंस वी हैव दिस थिंग, इसका मतलब ये है कि अब हम न्यू स्लोप को हम निकाल सकते हैं। तो न्यू स्लोप होगा मतलब ये जो चीज है ये डिफरेंस इन स्लोप्स है, ये हमारे पास आ रही है राइट हैंड साइड पे। अगर इसमें से अगर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको अगर हम सॉरी इसको अगर हम एक चीज में सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी लिखना चाहूंगा कि ये जो चीज बन रही है अगर हम इसको यहीं पर ऐसे लिख लें कि न्यू स्लोप इज इक्वल टू ओल्ड स्लोप माइनस दिस थिंग। छाती का कैंसर खवातीन में पाया जाने वाला एक जानलेवा मर्ज है। हेलो। हाँ अरमान, जब तुम फारिग हो जाओ तो आ जाना, तुम्हें एक चीज भी दिखानी है मैंने। हाँ उसके बाद फिर चलेंगे भी सही। ओके तुम आराम कर लो थोड़ा सा। ओके लाइक दैट। तो ये जो न्यू स्लोप इज इक्वल टू ये है, तो बेसिकली अब अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास ये चीज है कि हमें ये एंड में 8 माइनस ये नहीं लिखना पड़ेगा। अदरवाइज मतलब ये जिस तरह से हुआ है तो इसका मतलब ये कि ये जो सारा किया हुआ है सिर्फ इस चीज को सॉल्व किया हुआ है। ये जो इस साइड पे हमें चीज लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे फील्ड से मिली तो वो इस ड्रिल बात की तार सबको समझ आई। वो अब वो उतरी हुई है तो ये उतार लो ना, लगा भी देना ये। ओके तो उतार ये के फिर लगा। इनिशियल कंडीशन के ऊपर इसको रिजॉल्व किया गया है तो हमारे पास जो स्लोप आया है वो है 5.92, तो जो कि इस लाइन का स्लोप डेफिनेटली यही होगा। तो अगर हम इस स्लोप को देखें तो ये ये इनिशियल है और जो नेक्स्ट स्लोप है वो यकीनी तौर पे 5.92 होगा।
यहाँ पे 6 लगा हुआ है, दैट्स अप्रोक्सीमेट, तो 5.92 को अगर हम राउंड करें तो वो 6 ही बन जाता है तकरीबन, बट इसको अगर टू बी बहुत एक्यूरेट लगाएं तो वो 5.9। और इसी तरीके से ये बाकी पॉइंट्स कैलकुलेट हुए हैं। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो ये जो जिस पॉइंट पे भी राइट नाउ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इस पॉइंट पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 2.05 है, और इसको बाहर से कर रहे हैं, नहीं मैं दो यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा न्यू स्लोप इज इक्वल टू, पढ़ के वो पढ़ना, ये दूसरा पढ़ के इससे पहले वाला स्लोप हम देख लेते हैं क्या था। ये हमारे पास ओल्ड स्लोप है जो कि है 0.82। ये चीज सब लोगों को क्लियर है कि मैंने क्या किया? तो 0.82 हमारे पास ओल्ड स्लोप है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू स्लोप इज इक्वल टू 0.82 माइनस, और यहाँ पे क्या आना है इसका माइनस -2 इंटू 0.82 प्लस 3 इंटू 0.05 इंटू -2 इंटू 0.82 प्लस 3 इंटू 2.05, ये चीज आनी है। और इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हम इसे कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आया है हाँ ठीक है, ये आया 14.76, बट ये कुछ गलती इसमें लग रही है। आई थिंक ये जो हाँ, गलती ये है कि ये जो न्यू स्लोप, ये जो ओल्ड स्लोप है, ये यहाँ आके यहाँ पे होगा न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये भी, और ये माइनस ही रहेगा। ये माइनस एक इजाफी जो बाहर लगाया ऐसे नहीं होना, बस ये गलती है। तो इसको मैंने सेव नहीं किया था, तो ये माइनस दूसरी लाइन नवीद, दूसरी लाइन को रेड कर दें। ये जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस जियोजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए लगाई है ना, इसको रेड कर जी दें सर, ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए बाकियों से। बस एक ही जी सर, क्लिक से करना। मैं अभी कर देता हूँ सर, ये बस मैं लिख लूँ।
ये स्लोप आया है -13.12। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक लगाएंगे पॉइंट, और लेकिन ये भी हो सकता आया शायद। कुछ गलती हुई है, इसको दोबारा देखते हैं। तो हमने लिखा है इसे न्यू स्लोप इज इक्वल टू ओल्ड स्लोप विच इज 0.82 माइनस ओल्ड स्लोप -2 इंटू dy/dt। तो ये हमने रखा -2 इंटू 0.82 प्लस उसको हमने dt से मल्टीप्लाई नहीं किया विच इज 0.4 इन आवर केस, 0.8 इन आवर केस। ठीक है, हमने ये जो अपनी इक्वेशन लिखी है इसमें हमने एंड में जो 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करना जो कि dt है वो नहीं किया। एवरीवन इज फॉलोइंग दिस? ठीक है, आर यू लुकिंग एट माई स्क्रीन? प्रीवियसली हम इसको 0.8 से एंड में जो कि dt है मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, ये ये भूल गए थे। ठीक है, इसकी वजह से वो वैल्यू काफी बड़ी आई। और अब अगर हम इसको बीच में इंक्लूड करते हैं तो वो वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हुई जरूर है। तो वो -10.33 है विच इज स्टिल it's 0.08 actually, sorry, it's not 0.8, it's 0.08। और अगर अब हम इसी के अंदर इसको 0.08 कर दें तो ये -0.3 आता है। तो अब इस स्लोप को हमने -0.3 के बराबर करना है। थोड़ा सा So let's keep it here। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन स्पेयर इट, और इसको हम हाइड कर देते हैं। और ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ऑलराइट, एवरीवन इज एग्रीड विद दैट? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इस पॉइंट से हमने नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करना है जो कि फेयरली इजी अब है। इस तरह से कि यहाँ पे स्लोप हमारे पास था -0.3। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नेक्स्ट लिखेंगे।
हम दोबारा लिख लेते हैं, ना कुछ ज्यादा नहीं है। तो अब ओल्ड स्लोप है 0.3 माइनस 2 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू पॉइंट हमारे पास आया था 2.02 जो y आया था, और डेल्टा t है हमारे पास 0.08, और इस पूरे को हम अगर हल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ लिखेंगे, तो ये हमें इसकी वैल्यू दे देगा विच इज -0.72। तो -0.72 इसका मतलब है नेक्स्ट सेगमेंट हम लगाएंगे, और यहाँ पे हम स्लोप को क्या करेंगे, -0.7। वेरी सिंपल। ओके, सो स्लोप इज 0.72, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अगेन नाउ फेयरली सिंपल, स्लोप इज इक्वल टू 0.72 माइनस 2 इंटू 0.72 प्लस 3 इंटू अब इनसे कहें जी कोई सवाल भी पूछ लें, ये एक जनरल डिफरेंशियल 5। इक्वेशन पहली दफा सॉल्व कर रहे हैं। सर ये सारे छुट्टी का वेट कर रहे हैं, किसका? सर ये सारे छुट्टी का वेट कर रहे हैं। तो छुट्टी कर दें फिर। सर इनका खामोशी जो है ना वो यही बता रही है कि ये कह रहे हैं कब ये खत्म हो रहा जाए। नहीं तो आज बोरिंग क्यों हो गया? इन्होंने ही कहा था, आप सब लोगों ने कहा था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व कर ली जाए। नहीं नहीं सर, आज अच्छी तरह माशाल्लाह समझ आ रही है। हमें क्वेश्चन भी समझाया गया है और एक दो और भी स्लोप समझा के फिर हमने आगे सर प्रैक्टिकल काम करके दिखा रहे हैं, तो हमें समझ आ रही है कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है। ना आपको नहीं सर, आती थी लेकिन अब ज्यादा आ रही है। भाई नवीद इज मोर पॉपुलर, जाहिर है। सर, ऐसी बात नहीं है। पॉपुलर नहीं है ज्यादा वो? सर वो पॉपुलर है लेकिन मोर देन यू सर, ये जरा सोचना पड़ेगा हमें। ये मेरे ख्याल में स्लोप ठीक नहीं लगी जी। जी सर कुछ गलती हुई है। ये रेड इनको बता दिया आपने? जी सर, रेड के बारे में आपने बता दिया इनको कि क्या चीज है? सर रेड के बारे में बताया नहीं है, रेड के बारे में पहले बता दो। हाँ जी। ओके, तो ये जो नीचे रेड स्लोप लगी हुई है, देखो मैं पकड़ लेता ये हूँ उसको। अच्छा, ये जो कि वो निकल ही ना जाए सारी जली। बाहर झाड़ना, बाहर लाइट जला लो बाहर की। ये दोनों लाइटें जलाओगे ना बाहर की। ये जो ऊपर एक ये जियोजेब्रा का एक टूल यूज किया है, ये सेम काम कर जो काम हम कर रहे हैं इसी तरीके से उसने एक फंक्शन लिखा हुआ करने के लिए, और वो फंक्शन बेसिकली ये है, ये
ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं सेटिंग्स में जाके। इसका नाम है सॉल्व ODE। तो अगर किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो वो देख सकता है कि ये एक फंक्शन कॉल है जो कुछ पैरामीटर ले रही है, ठीक है। तो ये सॉल्व ODE क्या करता है, ये बेसिकली कुछ चीजें ले रहा है जिसके अंदर इनिशियल स्लोप है और आई थिंक ये इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन से डिराइव्ड है, ये जो ब्लू में नजर आ रही है हमें। तो अगर हम इसको देखें तो दोबारा से जवाब निकल आता है, बस इसमें इनपुट कर दो तो जवाब निकल आता है। इसमें सारा कुछ पुट कर दें तो जवाब निकल आता है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये सारा काम जियोजेब्रा ने खुद से किया हुआ है और अब इसी किस्म का काम जो है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वही उस चीज को हम कह रहे हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ रहा है, सारी सी बात है वो कि फ्रैक्शनल वैल्यू में किसी पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा हो। अब ये जो अभी हमने स्लोप निकाला है, हम स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक एक स्टेप को लेके चल रहे हैं। और ये अभी जो हमने लिखी है चीज, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है, तो विल नीड टू फाइंड आउट कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो लास्ट स्लोप हमारे पास थी 0.72 माइनस 0.72 थी और वो मैंने 0.72 यहाँ पे लिख दिया, यही गलती है। और उससे पहले वाला स्लोप भी गलत निकला होगा फिर तो, बिल्कुल ये भी गलत निकला है, सिर्फ ये सही था। हाँ। पिछले दो स्लोप गलत निकले, तो उनको हम दोबारा लगा लेते हैं, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये था -0.3 था स्लोप, और ये माइनस यहाँ पे भी आना था। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये -1.22 आना था इस पॉइंट पे। सॉरी, इसको मैं पुराना स्लोप मौजूद है ये वाला, इसको ठीक करते हैं, इसको मैं करता हूँ 1.22। तैयबा आपको समझ आ रही है? जी सर सर वो मुझे समझ आ रही है। सर बाय मिस्टेक मुझसे वो टेक्स्ट वाली लाइन डिलीट हो गई और वो वापस नहीं आ रही। नहीं, अब क्या जरूरत है आपको, काफी हो गया है, बस काफी है। ओके सर। हाँ, तो जब रीसेट करेंगे तो आज रिकॉर्ड तो हो गया होगा ना वो पॉइंट। जी जी सर, रिकॉर्डेड तो है, रिकॉर्डेड तो ये बाकी लोग अपनी गलती खुद ही निकाल लेंगे। ये तो अब नेक्स्ट टाइम से हम एक बड़ा ही वंडरफुल सफर पे रवाना होने वाले हैं, जिसके जरिए हम हेवनली बॉडीज की ट्रेजेक्टरीज को कई सौ साल के अंदर प्रेडिक्ट कर सकेंगे। ये बता सकेंगे कि ये जो सैटेलाइट है या ये जो सितारा है, इवन अ स्टार, ये आज से 100 साल के बाद कहां पर होगा। कितनी बड़ी बात है, आप सोचें जरा। हाँ नवीद, अगर आपके कोई और दोस्त ज्वाइन करना चाहें, चाहे वो पे कर सकें या ना पे कर सकें, वो इस एडवेंचर में शरीक होना चाहें तो वो बेशक शरीक हो सकते हैं। हम जिस तरह से ये शुरू करेंगे उसमें बहुत थोड़ी सी प्रीरिक्विजिट नॉलेज चाहिए होगी और वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ श्योर सर, ठीक है ना? मैं चेक करूंगा बिल्कुल। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।